हेलो एवरीवन। आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जिसको हम IRFC के नाम से भी जानते हैं। 23 रुपए का ये शेयर है और सीधा का सीधा ये शेयर रेलवे के सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो आईपीओ आने के बाद, इसका आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था और आईपीओ आने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक गिरावट का माहौल है। इवन उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं, लेकिन स्टेबल है, ये आप कह सकते हो। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 रुपए का ये शेयर फ्यूचर के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम IRFC की। 23 रुपए का ये शेयर है। आज भी हल्की सी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5% तक ये शेयर टूटा है। अब देखिए, 24 रुपए के ऊपर शेयर था, अच्छी तेजी आई थी, तकरीबन 26 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कह सकते हैं, इवन इस महीने की शुरुआत से ही, 1 मार्च से ही ये एक गिरावट के जोन में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 23 रुपए 65 पैसे के आसपास ये शेयर हाल फिलहाल में पहुंच चुका है और कंटिन्यूअस ये टूट रहा है। और अगर मैं आपको इसका, जब से आईपीओ आया तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो अब तक का सबसे बड़ा लो इसने बनाया है 23 रुपए 65 पैसे का। और जो हाई भी बना है वो तकरीबन 25 रुपए 90 पैसे के आसपास का हाई इसने बनाया था। रेंज उतनी बड़ी नहीं है, इतने वक्त से ये ट्रेड कर रहा है। 1 फरवरी से ये ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 2 महीने होने को आए हैं इसको। और 2 रुपए के आसपास का प्राइस रेंज है, मतलब ना उतनी बड़ी तेजी है ना ही उतनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको वॉल्यूम ट्रेड दिखाऊं तो 33 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी 10:50 हुई है और 33 लाख तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। एंड ऑफ द डे शायद आपको 2 करोड़ तक के भी वॉल्यूम ट्रेड्स यहाँ पर देखने को आराम से मिल सकते हैं। एक और चीज आप देखेंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 2.23% की होल्डिंग है। 2.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है और उन्हीं के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड का भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लगा जरूर है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया है और 18 जितने एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। शेयर छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड अच्छा पे किया है। 10% का इन्होंने डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 5 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिले हैं और पिछले महीने फरवरी में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। अब अगर हम कंपनी की बात करें तो IRFC आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर हम IRFC के बारे में बात करने जाए तो आप देखिए, इसका जो सेटअप हुआ था वो 12 दिसंबर 1986 में हुआ था। वो इसीलिए होता था ताकि रेलवे को फंड प्रोवाइड कराया जा सके, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर ओवरसीज कैपिटल मार्केट हो। रेलवे को फंड प्रोवाइड कराया जा सके और रेलवे में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको फंड जो है, पैसा जो है, वो इन्हीं के द्वारा मिलता रहे। The company's principal business, therefore, is to borrow fund from the financial market to finance acquisition, creation of assets which are then leased out of the Indian Railway। तो देखिए, अगर हम बात करें कितनी फंडिंग इन्होंने करी है, अगर हम वो देखने की कोशिश करें तो IRFC has funded the acquisition of 8,998 locomotives, 47,910 passenger coaches, 2,14,456 wagons, which are constitute around 70% of total rolling stock fleet of Indian Railways। तो ये बहुत बड़ी बात है, 70% का हिस्सा ये फंड कर रहा है इसमें। द टोटल कंपनी हैज असाइन द एडिशनल टास्क टू फंड रेलवे प्रोजेक्ट टू फाइनेंस एक्सटेंड 1.50 लाख करोड़ बाय 2019-20। तो ये भी एक अच्छी बात है। और किन किन को ये फंड देता है, तो अब देखिए, IRFC also been lending the various entity of railway sector like रेल विकास निगम। तो भैया रेल विकास निगम को भी ये पैसा देता है। रेलटेल, जिसका आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था, उसको भी ये पैसा देता है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पिपलाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन सबको फंड देने का काम भी ये कंपनी करती है।
अगर आप यहाँ पर देखिए तो आईआरएफसी के लिए जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके सबसे बड़े क्लाइंट्स है, और आने वाले 8 से 10 साल तक वो ही इसके क्लाइंट रहने भी वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर ये है कि बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेशनल रेलवे प्लान अंडर विच द गवर्नमेंट एम टू स्पेंड 10 लाख करोड़, मतलब सरकार का प्लान है भैया कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाए और तकरीबन 10 लाख करोड़ तक का स्पेंडिंग करने के बारे में भी ये लोग सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, द फाइनेंस आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे फाइनेंस आईआरएफसी इज इन टॉक विथ दी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, जिसको भाई साहब हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहते हैं। तो भाई साहब इनके साथ भी इनकी बातचीत चल रही है कि इनको भी ये फाइनेंस कर सकते हैं, जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन को चलाने का जो प्लान है उसको भी फाइनेंस ये कंपनी कर सकती है। तो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, काफी बड़ी फाइनेंसिंग इनको करनी है, और जो इनके बड़े क्लाइंट्स हैं वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट रेलवे को आने वाले दिनों में काफी हद तक कह सकते हैं कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ी स्पेंडिंग यहाँ पर की जाएगी, और एक बड़ा चंक जो है वो आईआरएफसी भी यहाँ पर गेन कर सकता है। आप देखिए यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि डाउन ट्रेड चल रही है, शेयर कंटिन्यूसली टूट रहा है इतना, और जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं हम कह सकते हैं कि रेलवे को अभी भी फुल फ्लेज में काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त यहाँ से लग सकता है। एक और चीज देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर लोगों का काफी पॉजिटिव रिस्पांस है इसको लेकर। 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इनके फाइनेंशियल्स पे जाएंगे तो काफी बेहतर फाइनेंशियल्स इनके हुए हैं, और क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ ही हमें देखने को मिला है। चाहे हम रेवेन्यू की बात करें तो 2009 में 830 करोड़ के रेवेन्यू 2019 में 3640 करोड़ के हो गए। सितंबर में अगेन इंक्रीज आया 3713 करोड़ का, दिसंबर में अगेन इंक्रीज आया 3932 करोड़ का। प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो प्रॉफिट्स भी बढ़िया हुए हैं इनके। 2009 में जहां 150 करोड़ से 100 से 150 करोड़ का प्रॉफिट था वो अब 900 करोड़ हुआ, फिर बाद में 995 करोड़ हुआ, अब 1050 करोड़ तक के प्रॉफिट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, और फ्यूचर में भी ये जो ग्रोथ है इनकी ये कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर में कोरोना की वजह से थोड़ी सी डेंट मार जरूर पड़ी है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का जो इसका ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहने वाला है। सरकार की एक अनाउंसमेंट होगी और शेयर दौड़ना शुरू कर देगा। तो मेरे हिसाब से आईआरएफसी में खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं। जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं, हाँ गिरावट जरूर है लेकिन उतनी बड़ी कोई गिरावट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, और शेयर उतना नीचे गिरेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 रुपए तक ये जा सकता है, लेकिन उसके बाद से लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो काफी बेहतर और पॉजिटिव है। खरीदारी अभी से करना चाहो तो कर सकते हो, टुकड़ों में खरीदारी करिए ताकि थोड़ी और गिरावट पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर पाए। जैसे कि 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदिए, वेट करिए 50 पैसा अगर डाउन होता है शेयर तो और 200 शेयर की क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए 50 पैसा और अगर नीचे गिरे तो और 300 शेयर खरीद सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिएगा। यहाँ पर वक्त लगेगा, अगेन मैं कह दूं आप खरीदारी यहाँ पर तभी करें जब आपका नजरिया कम से कम 2-3 साल तक यहाँ पर बने रहने का हो। अभी भी 1-2 महीने तक बहुत ही सुस्त हालत में ये ट्रेड करेगा, बहुत ही कम तेजी और गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आप तभी खरीदारी करें जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको 2-3 साल के लिए तो यहाँ पर बने रहना ही है, और टुकड़ों में ही खरीदारी करिएगा ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर पाए। आईपीओ आने के बाद कोई ना ही कोई उतनी बड़ी तेजी है ना ही कोई उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, वरना जनरली देखने को क्या मिल रहा है पिछले कुछ आईपीओ जो शुरुआती आईपीओ थे, चाहे बर्गर किंग हो, मिसेस बैक्टर हो, इंडिगो पेंट्स हो, वो 200 गुना सब्सक्राइब हो गए, 150 गुना सब्सक्राइब हो गए, 100 गुना सब्सक्राइब हो गए, और जब खुले तो वो सीधा 2-3 गुना प्राइस पे खुल गए। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट है, अभी भी वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अभी ट्रेंड और चेंज हो चुका है। आज अनुपम रसायन का आईपीओ खुला है। अनुपम रसायन वो आईपीओ था जिसका 45 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद वो आज गिरावट में खुला है।
तो रीजन ये है कि लोग अब समझ चुके हैं कि आईपीओ अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको उसी दिन बेच देना होता है, अगर आप उसको नहीं बेचते हो तो बाद में आपको नुकसान ही होने वाला है। तो अब जो भी आईपीओ खुलेंगे तो जरा संभल के उसमें ट्रेड करना रहेगा। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मैं मानता हूं कि अभी भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ था ये शेयर, बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ था, मुश्किल से 3 या 4 गुना ही ये सब्सक्राइब हो पाया था। और ये भी थोड़ा सा डाउन ट्रेड में ही खुला था। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। टुकड़ों में खरीदारी करते रहिएगा आप यहाँ पर, और तभी खरीदारी करिए जब कम से कम 2-3 साल का आपका नजरिया हो। 1-2 महीने में कोई पिक्चर यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली है। आपको शायद 1-2 महीने बाद 23-24 रुपए के आसपास ही ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए, लेकिन अगर आप 1 साल बाद देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी बड़ा डिस्टेंस और काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए, खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो मौका है, और टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।